जंग में 20,000 की जान अटकी हुई है, लेकिन जंग रुकी नहीं है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल ने यानी नेतन्याहू ने लेबनान पर अटैक किया है और इस बिल्डिंग को उड़ा दिया है। ईरान ने एक बड़ी मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, मिसाइल लॉन्च कर दी है। कद्र मिसाइल है। कद्र मिसाइल की खासियत यह है कि यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान ने यह कद्र मिसाइल लॉन्च की है और 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। शहाब 3 मिसाइल का उन्नत एडवांस वर्जन है ये। कद्र का मतलब है शक्ति। ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ये ड्रोन सीधे दागे इजराइल और अमेरिकन बेसिस पर। देखिए जो ड्रोन अटैक किया, ये ड्रोन आकर गिरा है इराक में। अमेरिकी ठिकाने पर ये ड्रोन अटैक हुआ। तो अकेले ईरान ड्रोन से अटैक नहीं कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह देखिए जरा, हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल पर ड्रोन हमले कर रहा है। एक कर ड्रोन उठाकर लाया और तीनों ड्रोन यहां जंगल के बीच से दाग दिए। तो ईरान ड्रोन दाग रहा है, हिजबुल्लाह ड्रोन दाग रहा है और इराकी लड़ाके जो हैं इराक से ड्रोन दाग रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं इराक रेजिस्टेंस फोर्स ने जारी किया। और इस जंग में हजारों जानें गई हैं। अकेले ईरान में 4,500 लोगों की जान गई है। इन हमलों में कुछ भारतीय भी शिकार हुए हैं। जिन भारतीयों की जान गई है उनके शव भारत पहुंचे हैं। कुवैत से 20 शव लाए गए। इस जंग के बीच पूरी दुनिया संकट में है। तेल का हो, गैस का हो या जो लोग फंसे हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ मानवीय संकट हो, इस संकट को बखूबी भारत सरकार समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ी कैबिनेट है, उसकी बैठक ली है पीएम मोदी ने।
अब इस बैठक के जरिए मकसद है कि आखिर इस स्थिति में और जंग नहीं रुकी तो इससे कैसे निपटना है। लेकिन ये भारतीयों के ताबूत आए हैं। 1 महीने से जारी ईरान जंग में भारतीयों पर यह जंग भारी पड़ी। मिडिल ईस्ट में बरस रहे बम मिसाइल से 8 भारतीय जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा 3 भारतीयों की जान समंदर यानी फारस की खाड़ी में गई। व्यापारिक जहाजों में हुए हमले में इन भारतीय नाविकों की मौत हुई। इन हमलों में मतलब जिस हॉर्मूज को लेकर घमासान मचा है वहां 3 भारतीय मारे गए। कुवैत देखिए, कुवैत से 20 भारतीयों का शव लेकर एक विमान केरल पहुंचा है। इनमें जंग और खाड़ी देशों में हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय हैं। हाल में कुवैत में ईरान ने एक पावर और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था। ईरान के इस हमले में वहां काम कर रहे एक भारतीय की जान चली गई। 37 साल के संतन सेल्वम तमिलनाडु से काम करने कुवैत गए थे। बाकी 19 लोगों की मौत हादसों में हुई है, लेकिन जंग के चलते शव अब आया है। ओमान में एक फैक्ट्री पर हुए हमले में 2 भारतीय श्रमिकों की मौत हो गई है। सऊदी अरब में रियाद में ड्रोन अटैक में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। यूएई दुबई में हिमाचल के रहने वाले जसविंदर सिंह की ड्रोन हमले में मौत हो गई। जसविंदर 15 साल से दुबई में रह रहे थे और वहां ड्राइवर का काम करते थे। अबू धाबी में एयर डिफेंस ने ईरान की मिसाइल नाकाम की तो उसका मलबा आकर नीचे गिरा और इस मलबे की चपेट में आने से एक भारतीय की मौत हो गई। जंग के बीच मिडिल ईस्ट से 55 लाख भारतीय लौटे, लेकिन एक भारतीय अब भी लापता है, इसकी जानकारी नहीं है। सुनिए जरा असीम महाजन क्या कुछ कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। कुवैत में एक भारतीय नागरिक के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच 8 भारतीयों की मौत हो गई है, एक भारतीय लापता है। इसके अलावा 55 लाख लोग वापस भारत आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट में करोड़ों की संख्या में भारतीय रहते हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। 8 इंडियन नेशनल्स। बीच चुनाव के कमर्शियल के दाम आज सुबह फिर बढ़ गए। सोचिए जब चुनाव खत्म होंगे तो एलपीजी के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम और रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, आटा है, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। ये बार बार राहुल गांधी, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो मतलब जो आम आदमी के सिलेंडर उनकी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी जो गैस कम आ रहा है इसीलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी पूरा गैस अगर आता रहेगा, पेट्रोल डीजल आता रहेगा तो कीमतें डाउन हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ जो कीमतें बढ़ गई। अगर हम लोग कुछ कर सकते तो हमारी अगर सही डिप्लोमेसी, सही हमारी विदेश नीति रही होती तो इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। लेकिन अब तो इसका नुकसान होना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे कि बहुत ज़्यादा दिन छुपा पाएंगे। अपनी कमियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरी तरफ माहौल को मोड़ना। क्या आपको जो हमारे मंत्री लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको पकड़ना चाहिए जो कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है भारत में, तो आप मंत्री हमारे सबसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के। ये वॉर चल रहा है और इतना अब तो 1 महीना से ज्यादा हो गया। ये अगर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ग्लोबल है ना, कोई इंडिया और भारत सरकार का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम नहीं ना है, तो पूरा दुनिया इससे जूझ रहा है। तो आज के डेट में जो स्थिति है, सरकार अपने तरीके से कब से बोल रहा है, यही हल्ला करके पहले एलपीजी का क्राइसिस का हल्ला करवाए, जमीन पर बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। अब सोचिए जरा, कई भारतीयों की जान गई, लगभग 8 भारतीयों की इस जंग में जान गई है। लेकिन बहुत से भारतीय उस समंदर में फंसे जिस समंदर में धमाके हो रहे हैं, जिस समंदर में तेल के और गैस के जहाज अटके हैं। सोचिए जरा, ऐसे समंदर के दरमियान जहाज अटके हुए हैं। इन जहाजों में भारतीय जहाज भी हैं, दुनिया के दूसरे देशों के जहाज हैं। बड़ी बात यह, जो लोग इस जहाज में सवार हैं वो 1 महीने से यहां फंसे। उनकी हालत सोचिए क्या होगी। 1 महीने से बीच समंदर में उनके पास खाना है या नहीं, उनके पास पानी है या नहीं। लगभग 20,000 से ज्यादा की संख्या है जो समंदर में ऐसे फंसे। 1 महीने से जंग जारी है। 3,000 जहाजों के लिए मुसीबत बन गई है। दूर तक जहाज है।
ईरान जंग के चलते दुनिया भर के 20,000 नाविक इस वक्त हॉर्मुज में फंसे हैं। 20,000 नाविकों का बम के साथ भूख से मरने का भी खतरा बढ़ गया है। नाविकों की हेल्पलाइन चलाने वाली संस्थाओं का कहना है कि खाड़ी में फंसे जहाजों के नाविक से लगातार संपर्क कर रहे हैं। नाविक अपने देश वापस भेजे जाने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जहाज पर खाना और पानी खत्म होने की कगार पर है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एसोसिएशन ITF की अपनी बचाव टीम है। नाविकों की मदद करने वाले संगठन ने 24 मार्च को एक मेल भेजा था। उसमें लिखा था, हमारा जहाज नाविकों की सेहत और राशन को लेकर इमरजेंसी की हालत में है। जिंदा रखने के लिए तुरंत खाना, पीने का पानी और जरूरी सामान भेजना है। नाविकों के सिर पर हर सेकंड मौत की तलवार लटक रही है। नाविकों के 1000 से ज्यादा ईमेल और मैसेज मिल चुके हैं। नाविकों में हर तरफ डर और तनाव का माहौल है। मुझे रात के 2 बजे 3 बजे भी नाविकों का फोन आ रहा है। उनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं। यहां उन्हें इंटरनेट मिलता है तो वो तुरंत कॉल करते हैं, मेल करते हैं। एक नाविक ने घबराकर फोन किया और कहा कि यहां बम बरस रहे हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए। हॉर्मुज में करीब 500 भारतीय नाविक भी हैं। 33 दिन से फंसे हैं। सरकार ने कहा है सभी भारतीय सुरक्षित हैं और भरोसा दिलाया कि जल्द सभी लौटेंगे। सुनिए जरा राजेश सिन्हा क्या कह रहे हैं और जो नाविक फंसे थे हॉर्मुज में, लौटे हैं वहां से, वो क्या कह रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी भारतीय ध्वज या नाविक के विषय में कोई सूचना पिछले 24 घंटे में नहीं है। सभी सुरक्षित हैं। पर्शियन गल्फ में जो 20 जहाज हैं भारतीय ध्वज के, उस पे 540 भारतीय नाविक हैं, वे भी सुरक्षित हैं। किसी भी पोर्ट पे, मेजर पोर्ट या अदर देन मेजर पोर्ट पे कोई कंजेशन या भीड़ भाड़ की कोई सूचना नहीं है। हम होटल में थे जब ये वार एकदम से स्टार्ट हुआ। हमें कुछ नहीं पता था क्योंकि हमारे पास ना मोबाइल थे और न्यूज़ भी हमने नहीं देखी। तो बस हमें आवाज़ें सुनाई आगी एकदम से और फिर हमें एम्बेसी से कॉल आई कि ऐसे ऐसे वार चालू हो गया है और आप लोग होटल से बाहर मत आना। और हमने फिर शिप पे बात करी कैप्टन से, तो कैप्टन ने बोला कि हम लोग भी जो है रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और शिप को अबंडन करेंगे क्योंकि हमारे सामने जो है नेवी का जो बेस था वो पूरा उड़ा दिया है और हमें डर लग रहा है। तो उन्होंने मतलब कि DG शिपिंग में एम्बेसी में कंपनी से बात करके कि बोला कि हम क्रू की सेफ्टी देखते हुए शिप को अबंडन कर रहे हैं। फिर 25 दिन जो हम होटल में थे, पूरे 25 दिन हमने मतलब बमों की, धमाकों की, मिसाइलों की, इनकी आवाज़ें सुनी। तो हमें टेंशन रहती थी अपनी कि पता नहीं कब यहाँ से निकल पाएंगे, कब सब कुछ बंद होगा और कब फ्लाइट्स ओपन होगी। तो वो चीज़ें हम पूछते रहते थे हमेशा क्योंकि वहाँ पे हम न्यूज़ भी वो देख रहे हैं कि फ़ारसी में चल रही है, तो इंग्लिश हिंदी कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था प्रॉपर कि क्या चल रहा है। तो कुछ वो जहाज जो जहाज तेल और गैस लेकर हॉर्मुज से निकलने में कामयाब हुए, उनके नाविक आए हैं, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। और तेल गैस का संकट ना हो इसकी कोशिश भी सरकार अपने स्तर पर कर रही है। तस्वीरें देखिए, लखनऊ की तस्वीर सामने आई है। लखनऊ में सिलेंडर की लंबी कतार थी। सरकार का कहना है कि अफवाहों का बाजार गर्म है, इस वजह से लोगों को डर है कि कहीं सिलेंडर ना मिले, इसलिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आइए अब आपको लिए चलता हूं बिहार की राजधानी पटना। पटना में आप देख रहे हैं बड़ी भीड़ है पटना में। और आइए बिहार से आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया गया कि संभाजी नगर में ये गैस भरवाने की लंबी लाइन थी। अब आपको लिए चलता हूं श्रीनगर। ये श्रीनगर की तस्वीर है। यहां भी लंबी लाइन है सिलेंडर भरवाने वालों की। गैस की कोई कमी नहीं है। पैनिक बुकिंग है, वही है, लोगों को नहीं घबराना चाहिए। बुकिंग करे IITs होम पर बैठे हैं, उनको वही गैस मिलेगा। अब हालात की वजह से लोग सोचे पता नहीं कल क्या होगा। एक के बदले दो, जिनको दो है वो तीसरा चौथा भी बढ़ के रखता है। बाकी गैस की शॉर्टेज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनियां पूरा साथ दे रहे हैं। तो 4 राज्यों की तस्वीर आपने देखी। अब आपको 5वें राज्य लिए चलता हूं हरियाणा। हरियाणा के जींद की तस्वीर आप देख रहे हैं।
जहां लोग अपना अपना सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं और सिलेंडर को लाइन में लगा दिया है, खुद इंतजार कर रहे हैं। अब आपको छठे राज्य राजस्थान लिए चलता हूं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वो लोग हैं भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा में अफवाह फैलाने के आरोप में अफवाहबाजों पर शिकंजा कसा है। ये लोग सिलेंडर को लेकर अफवाह फैला रहे थे और पुलिस ने एक्शन लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके राज्य में सिलेंडर का क्या दाम है, आपके शहर में कितने का है सिलेंडर। दिल्ली में 913 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे में, और कोलकाता में कीमत है 939 रुपए। इसके अलावा चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे, लखनऊ में 950 रुपए, पटना में 1011 रुपए सिलेंडर की कीमत, जयपुर में 916 रुपए 50 पैसे, गुवाहाटी में 912 रुपए और हैदराबाद में 965 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। इसके अलावा आपको बताऊं कि अब लोग जुगाड़ भी खोज रहे हैं कि आखिर दिक्कत होगी तो क्या करेंगे। आईआईटी बॉम्बे ने ये इजाद किया, ये देख रहे हैं पत्तियों से बायोगैस बना रहे हैं, जो आसपास पत्तियां थी उससे बायोगैस बनाई जा रही है। के पत्ते जो है ट्विग्स होते हैं, उसमें भी वो अगर जलाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है ना। उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, जो यूनिट है हमने जो डिजाइन किया है उसमें डाला जाता है, और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं, और ये जो गैस बर्न होता है तो एनर्जी जो निकलती है उससे हम पानी का स्टीम बनाते हैं, और वो जो स्टीम है वो स्टीम कैंटीन में चला जाता है, और कैंटीन में सब स्टीम कुकिंग जो होता है, यूटिलिटीज होता है, उससे वो कुकिंग करते हैं। तो जब आपदा हो तो अफसर भी खोजा जाता है और जुगाड़ भी। ये प्रयागराज से तस्वीर आई है, देखिए प्रयागराज में इंजन ऑयल जो था उससे कैसे जलेबी तल रहा है। सिलेंडर नहीं है, कोई बात नहीं, लोगों ने दूसरा उपाय खोज लिया है। इसी तरह देखिए जरा संभाजी नगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दुकान वाले ने जो पकौड़ा तल रहा है और जलेबी छान रहा है। साइकिल में हवा भरने वाला पंप है और एक छोटी सी गैस की टाकी है जिसमें डीजल भरकर ये जुगाड़ किया गया है, जिसपे उनका स्टोव चल रहा है। बाजार में लगाते हैं मिठाई की दुकान, उन्होंने ये जुगाड़ किया है जिसपे साइकिल में हवा भरने वाला पंप है और एक छोटी सी गैस की टाकी है जिसमें डीजल भरकर ये जुगाड़ किया गया है, जिसपे उनका स्टोव चल रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, बहुत से रेस्टोरेंट ने कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ तो उन्होंने खाने के दाम भी बढ़ा दिए। जंग के बीच कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 194 रुपए बढ़ गई। कोलकाता चेन्नई में 200 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे। पिछले 4 महीनों में यह करीब 500 रुपए तक महंगा हो गया है। होटल रेस्टोरेंट में इसी कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसमें रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट मालिक बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिससे लोगों के लिए खाना यहां महंगा हो सकता है। बाहर से घर पर खाना मंगाना भी महंगा हो सकता है। इस दौरान होटल में ठहरने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। पर्यटन निगम के होटलों को मिलने वाले सिलेंडर कोटे में भी कटौती हुई है। पर्यटन निगम के होटलों में खाना महंगा हो सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ने के भी आसार हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। 14.2 किलो, लगभग 14 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत मार्च में 60 रुपए बढ़ी थी। देश के अलग अलग शहरों में इसकी कीमत 900 से 1000 रुपए के बीच है। सुनिए जरा अब लोग क्या कह रहे हैं जो सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं। ग्राहक को वही कोयला ही के किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। गैस में तो पॉसिबल है, रेट बढ़ाना पड़ेगा और रेट कस्टमर देने के लिए इच्छुक नहीं है। सरकार जो है वो 195 रुपए कमर्शियल में बढ़ा दिया है। होटल में सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है। होटल में बाहर से भीतर से खाने वाले को बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल भी रहा है तो महंगा रेट में मिल रहा है। गैस तो साफ भूल गया, गैस तो पता नहीं चल रहा है कि हम लोग का गैस कहाँ चला गया। हम लोग सब दिन भरोसा थे गैस पर, लेकिन आज हम लोग पुराना जनरेशन आ गया कोयला पर। 1984 से लेकर
1990 तक कोयला में थे, फिर 2026 में भी कोयला पर आ गया। ऑर्डर पे समय पर नहीं देंगे माल तो हम लोग को परेशानी है, तो बात सुनने का मौका मिल जाएगा सर। इसीलिए क्या है, हम लोग कोयला पर इस्तेमाल करके ऑर्डर के माल पैक कर रहे हैं सर जी। क्या करें, ऑर्डर लिए हुए हैं। सिलेंडर कमर्शियल मिल नहीं रहा है, दूसरी बात की रेट भी बढ़ा दिए, तैयो मिल जाए तब ये रोटी के गहाँ घूर रहे हैं, खाली चावल बिक रहा है। ठेला पर खाना बनाते हैं, 50 रुपये प्लेट बेचते हैं। अब गैस इतना महंगा हो गया, 195 रुपया बढ़ गया है। गरीब लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। हम तो 4 दिन बाद दुकान खुले हैं, हम बहन के यहाँ से सिलेंडर लाए, 4 दिन बाद खोले। तो मार किस पे, कस्टमर पे पड़ेगी। अब 10 की चाय 15 की हो जाएगी, 15 की चाय 20 की हो जाएगी, तो कस्टमर पे ही पड़ेगी ना। 4 दिन से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाया है। देखिए ये चैन डालने के बाद सिलेंडर चोरी ना हो जाए, इसके लिए सब चैन डाल रहे हैं। अब परेशान हो जाते हैं। बताइए, बारिश भी हो रही है, कहाँ से कौन क्या बनाएगा। घर में सिलेंडर भी नहीं है और 4 दिन से दौड़ आ रहे हैं कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, किसी को नहीं। ये देखिए माता जी बैठी हैं। तो रोजाना आप लोग यहाँ रोजाना आ रहे हैं। 4 दिन से हम लाइन में लगे हैं। 4 दिन से ये सिलेंडर यहीं पर जी, दिन रात यहीं पे। गाड़ी वाड़ी नहीं पहुँच रही है यहाँ? गाड़ी कल आई थी, आज कैंसिल बता रहे हैं कि कैंसिल है, कल आएगी। जो कचौड़ी हम 30 की बेच रहे हैं वो 40 की बेचेंगे, भटूरे की प्लेट 40 की बेच रहे हैं 50 की करेंगे। जब गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, तेल पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये सौदा बढ़ा के बेचें तो ग्राहक, हमारी दुकानदारी तो बेकार, दुकानदारी हमें बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ये तो देश की बात हो गई। अब देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश। ये ढाका की तस्वीर देख रहे हैं, यहां से वहां तक लाइन लगी हुई है। ढाका में पेट्रोल भरवाने वाले बाइकर्स और कारें खड़ी। नजर जाएगी, ये देखिए लाइन लगी है कई किलोमीटर की। बाइक वाले कतार में है, एक के पीछे एक, दूर तक आपको नजर आएंगे। पीछे और पूरी लाइन है बाइक की, तेल भरवाने वालों की। अब दूसरी तरफ देखिए, आपको पेरिस लिए चलता हूं। ये पेरिस की तस्वीर देख रहे हैं। पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहा है तेल के खिलाफ। गाड़ी धीमी चलाकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अद्भुत प्रोटेस्ट है। गाड़ी स्लो चलाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। साउथ अफ्रीका देखिए जरा, साउथ अफ्रीका में बोर्ड लगा दिया गया है और लिखा हुआ है कि 600, बाकायदा बोर्ड में कीमत लिखी हुई है और लिखा है 600 रुपए लीटर है तेल और उसकी लिमिट तय कर दी गई। लेकिन भारत के लिए एक राहत की खबर है कि भारत सस्ता तेल आ रहा है, जब पूरी दुनिया तेल न मिलने से परेशान है। 7 साल बाद ईरान का यह तेल भारत आ रहा है। ईरान के खार्क से 9.5 करोड़ लीटर तेल आ रहा है। 4 अप्रैल को यह तेल गुजरात के पोर्ट पर पहुंच जाएगा। महंगे कच्चे तेल की कीमतों के बीच यह तेल सस्ता है। ईरान का यह तेल दुनिया में सबसे सस्ता तेल माना जाता है। साथ ही भारतीय रिफाइनरियों के लिए भी यह फायदे का सौदा है। इस जहाज ने मार्च की शुरुआत में लोडिंग की थी। करीब 1 महीने की यात्रा के बाद यह भारत पहुंचने वाला है। दरअसल 2019 तक भारत ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता था। भारत के तेल आयात में करीब 12% हिस्सा ईरान का था, लेकिन अमेरिकी बैन के बाद ईरान से तेल खरीदना रोकना पड़ा। अब अमेरिकी ढील के बाद भारत ने फिर ईरान से तेल खरीदा है। अमेरिका ने हाल ही में 30 दिन की अस्थायी छूट दी है, जिसके तहत समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल को खरीदा जा सकता है। अगर हालात ठीक रहे तो ईरान से तेल की और कई खेप भारत आ सकती हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा क्या करें। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई हैं। लगभग 92% डिलीवरी बुकिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। लगभग 81% डिलीवरीज
विद डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ हो रही हैं। डिलीवरी नॉर्मल है। कल हमने लगभग 60 लाख सिलेंडर डिलीवर किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे आपको पता है कि भारत सरकार ने लगभग 70% तक सप्लाईज को इंश्योर किया है। पैनिक बाइंग से बचें, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। अब देखिए, एक तरफ तेल गैस का संकट है, पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि जंग रुक जाए, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। ईरान ने 89वीं खेप दाग दी है, ड्रोन और मिसाइल की एक खेप है। ईरान हर रोज एक नई खेप दाग रहा है। और देखिए ये मिसाइल कहां जाकर गिरी है। ये मिसाइल गिरी है अमेरिकी ठिकाने पर। ये इराक में अमेरिकी ठिकाना है, यूएस बेस है इराक में, उस पर गिरी। ईरान अब से कुछ वक्त में बड़ी बड़ी कंपनियों पर अटैक करने की बात कर रहा है। इनके दफ्तर जो मिडिल ईस्ट में है उस पर हमला करेगा, वो ये दावा कर रहा है। कुछ वक्त बाद, वक्त है 10 बजे का, वहां के हिसाब से 8 बजे और यहां के हिसाब से 10 बजे इन पर अटैक करेगा। देखिए कहां अटैक किया है। इराक में ब्रिटिश ऑयल कंपनी पर अटैक किया है, वो तस्वीर है। ब्रिटिश कंपनी थी, उस पर हमला हुआ है। ईरान अब विदेशी कंपनियों को टारगेट करने जा रहा है। 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा ईरान। इनमें सबसे जानी मानी टेक और इंडस्ट्रियल कंपनियां शामिल हैं। आईआरजीसी ने कहा है मिडिल ईस्ट में उनके दफ्तरों पर हम हमला करेंगे। ईरान के समय के अनुसार आज रात 8 बजे से हमले का ऐलान होगा, यानी भारत में जब 10 बज रहे होंगे तब वहां हमले हो सकते हैं। ईरानी सेना ने कहा है कि इन कंपनियों के कर्मचारी 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। हमलों की लिस्ट में कौन कौन है? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, इसके सीईओ सुंदर पिचाई है। यह तकनीकी कंपनी मुख्य रूप से इंटरनेट आधारित सेवाएं देती है। अप्रैल 2026 तक इसकी मार्केट वैल्यू 250 लाख करोड़ रुपए थी। इसके ऑफिस यूएई में, दुबई में के रियाद, यूएई के दुबई और सऊदी के रियाद और मिस्र के काहिरा में इसके ऑफिस हैं। इसके अलावा दुनिया के महंगे और लग्जरी मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर बनाती है एप्पल। 350 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बाजार मूल्य के साथ सबसे रईस कंपनी है। मिडिल ईस्ट के दुबई और अबू धाबी में एप्पल के 5 ऑफिस और स्टोर हैं। मेटा एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसका नाम पहले फेसबुक था। मार्क जकरबर्ग की यह कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक है। मेटा का मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए है। कुल यूजर 9 अरब से ज्यादा है। दुबई में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है और सऊदी के रियाद में इसका दफ्तर है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ईरान के निशाने पर है। 31 मार्च तक माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य करीब 2,75,000 करोड़ था। इसके यूएई, इजराइल, लेबनान और जॉर्डन में कई जगह दफ्तर हैं। स्टारलिंक, ईरान ने मस्क के स्टारलिंक को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। स्टारलिंक से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाले मस्क सबसे अमीर है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा 81,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। मिडिल ईस्ट में स्टारलिंक की मौजूदगी बहरीन, कुवैत और यूएई में भी है। बोइंग ये प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है जो विमान और रक्षा सामान बनाती है, जिसकी मौजूदा नेटवर्थ करीब 150 से 190 बिलियन डॉलर है।
इसके दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा और कुवैत में दफ्तर और सेंटर हैं। ये सब ईरान के निशाने पर हैं। इनके दफ्तर ईरान के निशाने पर हैं, जिस पर हमला करने की वो बात कर रहे हैं। सुनिए जरा ट्रंप ईरानी सेना पर क्या कह रहे हैं। ईरान ने वेस्ट एशिया में काम कर रही अमेरिकन कंपनियों को क्यों धमकी दी? उन्होंने उन्हें कैसे धमकी दी? क्या उन्होंने कहा कि वो उन्हें उड़ा देंगे? क्या वो उन पर हमला करेंगे? वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। वो उन पर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करने वाले हैं। उनमें से ज्यादातर ईरानी लीडरशिप पहले ही मर चुकी है। और इस जंग के बीच एक और बड़ा और बुरा साइड इफेक्ट है। कंपनी पर हमले की धमकी है और कंपनी से नौकरियां जानी शुरू हो गई। 31,000 लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया के छठे सबसे अमीर कारोबारी ने बड़ी छटनी शुरू कर दी। लैरी एलिसन की कंपनी ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। इनमें भारत के 12,000 कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी नौकरी गई है। कर्मचारियों को सोमवार सुबह 6 बजे टर्मिनेशन लेटर मिले। इसमें लिखा था, आज कंपनी में आपका आखिरी दिन है, धन्यवाद। कुछ ही मिनटों में उनका सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया गया। हालांकि टेक कंपनी ने अभी तक छटनी की वजह नहीं बताई है कि नौकरी से क्यों निकाला गया। ओरेकल अमेरिका स्थित एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, दुनिया भर में डेटा मैनेजमेंट और क्लाउड सर्विस देती है। यह संस्थानों का डेटा सुरक्षित तरीके से स्टोर और मैनेज करती है। दुनिया भर की कई बड़ी बैंकिंग, सरकारी और बिजनेस संस्थाएं और भारत में कई बैंक, इनकम टैक्स विभाग और बड़ी कंपनियां ओरेकल के ही डेटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। 1977 में लैरी एलिसन और साथियों ने कंपनी बनाई थी। इसका मार्केट कैपिटल करीब 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दुनिया भर में ओरेकल कंपनी के 200 से ज्यादा डेटा सेंटर हैं। ओरेकल में 1,62,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इन्हीं में से 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला गया है। पिछले 3 महीने में अमेजन, मेटा, डेल जैसी कंपनियों ने कुल मिलाकर 94,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। अभी इसके क्या क्या और कहां तक असर होंगे कोई नहीं जानता। सुनिए जरा संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डायलॉग और डिप्लोमेसी पर लगातार फोकस करने की कोशिश कर रहा है। इस बात की वो प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध को अधिक से अधिक प्रोलॉन्ग न किया जाए। और अब ऐसे भी संकेत मिले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड को बने रहने के बावजूद भी वो डायलॉग और डिप्लोमेसी और एक सीज फायर के प्रयास कर सकता है। इस तरीके के भी संकेत ट्रंप प्रशासन दे रहा है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता और वहीं ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अमेरिका को अधिक से अधिक इस युद्ध में एंगेज करके रखने की रणनीति पर काम कर रही है और वो लगातार वो अपने हमले भी उन्होंने जारी कर रखे हैं। अमेरिका ने सोचा नहीं था इस जंग के इतने असर होंगे और ऐसे ऐसे असर होंगे, इसलिए अमेरिका चाहता है दूसरे लोग भी इस जंग में शामिल हो। अमेरिका ने देखिए अपना एक और युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज रवाना कर दिया है ईरान की तरफ। अमेरिका के कई युद्धपोत पहले से उनकी तैनाती मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो यूएसएस त्रिपोली हो, यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या दूसरे युद्धपोत हो। और आज पहली बार ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने पहली बार अपना फाइटर दिखाया है। ये ईरानी फाइटर है। ईरान ने अपने फाइटर भी अंडरग्राउंड रख रखे हैं, सुरंगों में छिपा रखे हैं, जहां तक पहुंचना शायद अमेरिका के लिए मुश्किल है। ना अमेरिका को जानकारी होगी कि ये फाइटर कहां है। दूसरी तरफ अमेरिका ने देखिए B-52 बॉम्बर विमान है। ब्रिटेन में 2 B-52 लैंड हुए। तो अमेरिका ने B-52 उतार दिए हैं। तो ईरान की ये पूरी मिसाइल सिटी है जहां आज
जो कमांडर हैं एरोस्पेस के वो पहुंचे हैं। سران موشکی و در هر عملیات خداوند عنایت کرد و توفیق داد در کنار هزاران فروند پهپاد آماده مجید موسوی برای عرض خدا अमेरिका ने अपने 18 A-10 एयरक्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। ये A-10 अब तक ईरान पर बम बरसाते रहे। ट्रंप चाह रहे हैं वो जंग में घुटनों पर नजर आ रहे हैं और इस जंग में दुनिया के दूसरे देश भी उनके साथ आकर खड़े हो। कम से कम ये साथ आकर खड़े होंगे तो ट्रंप का जो हाल है ये हाल नहीं होगा। ट्रंप कह रहे हैं मेरे साथ आओ, ये सब इनकार कर रहे हैं। कोई ट्रंप के साथ आकर खड़े होने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं मुझे हमेशा से पता था कि नेटो एक कागजी शेर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी ये बात अच्छे से जानते हैं। सोचिए आज पुतिन की बात को दोहरा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं मैं नेटो देशों से कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। अमेरिका हमेशा अपने नेटो साथियों के लिए खड़ा रहा, लेकिन कोई भी अमेरिका का साथ देने नहीं आया। यूक्रेन जंग में अमेरिका ने काफी मदद की थी, लेकिन ईरान से जंग में हमें वैसा समर्थन नहीं मिला। इसलिए हम नेटो से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। ब्रिटेन के पास तो ना अपनी नेवी है और ना वॉरशिप है। अब देखिए ब्रिटेन क्या कह रहा है। ईरान से चल रही जंग हमारी नहीं है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, चाहे हम कितना भी दबाव हो हम पर या कितनी भी बातें हो। हम हर फैसला ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को देखकर ही लेंगे। हॉर्मूज को लेकर ब्रिटेन जल्द ही ग्लोबल समिट करेगा। हॉर्मूज दोबारा खोलने पर 37 देश इमरजेंसी बैठक करेंगे। इटली क्या कह रहा है? इटली कह रहा है अमेरिका के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। एयरस्पेस कहा ईरान के पास परमाणु हथियार होना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम जंग के तरीके का खुलकर विरोध करते हैं। अमेरिका इजराइल ने खतरनाक चलन शुरू कर दिया है। लगातार हमलों से बातचीत नहीं हो पा रही है और तनाव और बढ़ रहा है। इजराइल ने तो जंग और हमलों की रेड लाइन पार कर दी है। हम इजराइल के खिलाफ यूरोपियन बैन का समर्थन करते हैं। फ्रांस कह रहा है अमेरिकी फाइटर जेट के लिए हमारा भी एयर स्पेस बंद है। इजराइल जा रहे विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरने देंगे। फ्रांस ने साफ कहा है कि यह हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं उतरेंगे। हमारा फोकस कूटनीति और बातचीत से तनाव कम करने में है। फ्रांस मिडिल ईस्ट में किसी सैन्य गतिविधि में भाग नहीं लेगा। स्पेन कह रहा है जंग के खिलाफ है वो और अपनी नीति नहीं बदलेगा। भले ही अमेरिका हम पर व्यापार प्रतिबंध लगा दे, हम ना अमेरिका को हवाई क्षेत्र देंगे और ना ही सैन्य मदद देंगे। 23 साल पहले अमेरिका ने इराक में हथियार के नाम पर घसीटा, लेकिन दुनिया ने देखा वहां कोई हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें इस बार धोखा नहीं दे सकता है। सुनिए जरा इन सारे देशों के पीएम क्या कह रहे हैं। This is not our war. ये हमारा युद्ध नहीं है, हम इस संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। ये हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। युद्ध में शामिल होने के लिए मुझ पर काफी दबाव डाला गया, लेकिन मैं युद्ध पर अपना रुख नहीं बदलूंगा। चाहे कितना भी शोर या दबाव हो, मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हूँ और मुझे अपने राष्ट्रीय हित में कार्य करना होगा। 23 साल पहले अमेरिकी सरकार ने हमें इराक के साथ युद्ध में घसीटा, एक ऐसा युद्ध जिसका नाम सद्दाम हुसैन के परमाणु हथियारों को नष्ट करने और लोकतंत्र लाने के लिए लाया गया था। लेकिन इराक में कोई परमाणु हथियार नहीं मिला। हम फिर अमेरिका के धोखे में नहीं आने वाले। Pero que en realidad, visto en perspectiva, मैं इसराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूँ। मैं फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूँ और ऐलान करती हूँ कि इटली इसराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। इसलिए अमेरिका समझ रहा है कोई साथ नहीं आएगा, सब ठेंगा दिखा रहे हैं। अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी, लेकिन वहां जंग के मोर्चे पर अकेले ईरान नहीं है, इराकी लड़ाके भी हैं, हिजबुल्ला भी है जो लगातार मिसाइल दाग रहा है, इजराइल पर यह हमले कर रहा है। और देखिए जब एक तरफ से ईरान मार रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्ला मार रहा है, तो इजराइल की तस्वीरें देखिए। लोगों में डर और दहशत और लोग फौरन भागकर बंकर में छिप रहे हैं।
डर और दहशत के बीच इजराइल के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ने देखिए मिसाइल दागी है, कुवैत के अपने बेस से मिसाइल दागी है और सीधे ईरान पर। तो ट्रंप अकेले पड़ गए हैं, उनके साथ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ट्रंप इस नेटो से निकल सकते हैं जिसमें दुनिया के 32 देश हैं अमेरिका को मिलाकर। अमेरिका नेटो का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली सदस्य है। अमेरिका ने 31 देशों का नेटो सैन्य गठबंधन खड़ा किया खुद को मिलाकर। 1949 में बने नेटो का नेतृत्व भी अमेरिका ही करता है। नेटो के बजट में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका देता है। यूरोप की रक्षा रणनीति में भी वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। नेटो के आर्टिकल 5 में है, एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। गठबंधन के इसी नियम के तहत अमेरिका यूरोप की रक्षा करता है। यूक्रेन जंग से जब कुछ यूरोपीय देशों पर हमले का खतरा बढ़ा तो नेटो देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया। रूस के खिलाफ जंग में सीधे तो नहीं उतरा, लेकिन सैन्य मदद की है। अमेरिका ने यूक्रेन को करोड़ों के हथियार और तकनीकी मदद दी है। जंग में यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका ने कूटनीति प्रयास भी किए। नेटो में सिर्फ 3 देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु बम है। लेकिन अगर ट्रंप ने अमेरिका को नेटो से अलग करने का फैसला किया तो नेटो बिखर जाएगा और उसकी परमाणु ताकत भी बहुत कम बचेगी। लेकिन एक कानून ट्रंप को नेटो से हटने से रोकता है। 3 साल पहले 2023 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसके मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप नेटो से अलग नहीं हो सकते हैं। अब आपको बताऊं, ट्रंप अगर नेटो से अलग हो गए, क्योंकि ट्रंप लगातार नेटो को चुनौती दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और यह बात अब यहां तक पहुंच गई है कि ट्रंप नेटो को पेपर टाइगर कह रहे हैं, यानी कागजी शेर है ये नेटो। तो देखिए जरा नेटो की ताकत क्या है, मैं आपको दिखाऊं। नेटो की जो ताकत है, नेटो में 31 देश है, 32वां देश अमेरिका है। अमेरिका के पास 13,28,000 जवानों की ताकत है, सक्रिय सैनिकों की। तो नेटो के सारे देशों को मिला दे तो 21 लाख हो जाता है। इसके अलावा रिजर्व सैनिक 8 लाख अमेरिका के पास हैं, नेटो देशों के पास 20 लाख सैनिक है रिजर्व। एयरक्राफ्ट 13,000 अमेरिका के पास है और नेटो के सारे देशों को मिलाकर 1 लाख एयरक्राफ्ट है। लड़ाकू विमान अमेरिका के पास 1,790 है, तो नेटो देशों के पास 3,200 लड़ाकू विमान है। हेलीकॉप्टर्स, इसमें फाइटर हेलीकॉप्टर भी है, अमेरिका के पास 5,737 है, नेटो के पास 5,000 से ज्यादा ऐसे लड़ाकू विमान है। टैंक्स जमीनी लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं, ट्रंप के पास 4,657 टैंक्स हैं अमेरिका के पास, और नेटो देशों के पास 5,000 से ज्यादा ऐसे टैंक्स हैं। बख्तरबंद वाहन जमीनी जंग में इनका भी इस्तेमाल होता है, अमेरिका के पास 3,91,000 ऐसे बख्तरबंद वाहन हैं और नेटो के पास 1 लाख बख्तरबंद वाहन है। रॉकेट लॉन्चर्स 641 अमेरिका के पास हैं और 1500 नेटो देशों के पास हैं। नौसैनिक बेड़े अलग अलग तरह के होते हैं, 440 अमेरिका के पास हैं, 600 नेटो देशों के पास हैं। पनडुब्बियां 64 अमेरिका के पास है और नेटो के 31 देशों के पास 120 पनडुब्बियां हैं। परमाणु बम अमेरिका के पास 5,400 हैं, नेटो देश यहां पीछे हो जाते हैं, 515 परमाणु बम है 31 देशों के पास। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री और क्या कह रहे हैं पुतिन। हम नेटो में क्यों हैं, ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ने पर हमें इन ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं मिलेगी तो हम खरबों डॉलर क्यों खर्च करते हैं और इस क्षेत्र में इतनी सारी अमेरिकी सेनाएं क्यों तैनात रखते हैं। अगर जरूरत पड़ने पर हम इन ठिकानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो नाटो एक तरफा हो जाता है। हमें अपने देश के लिए नेटो और इस गठबंधन के महत्व पर फिर से विचार करना होगा। जब मैं अपने सहयोगियों से पूछता हूँ आज यूरोप में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, तो जवाब सीधा होता है, दिमाग की। यूरोप की घनघोर बेइज्जती है ये। अब देखिए दूसरी तरफ जो कुछ ईरान के हालात हैं, उस बीच तस्वीर आई इराक से कि इराक ईरान की मदद कर रहा है और ये ट्रक्स जो जा रहे हैं ईरान में, ये इराकी मदद है। दूसरी तरफ खबर यह है
कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी और IRGC की आपस में बन नहीं रही है। राष्ट्रपति लोगों के बीच पहुंचे थे। दावा है कि ईरान में सरकार और सेना के बीच टकराव की खबरें हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरानी सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। ईरान के राष्ट्रपति और IRGC के बीच टकराव चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसलों में IRGC दखल दे रही है। दावा है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे। ईरानी सेना IRGC का मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। IRGC अब तक अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा था, अब ईरान में सरकार के अहम फैसले भी ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति खुफिया मंत्री की नियुक्ति करना चाहते थे, लेकिन IRGC चीफ अहमद वहीदी ने इसे रोक दिया है। वहीदी के मुताबिक युद्ध की स्थिति में संवेदनशील पदों पर नियुक्ति IRGC करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खमनेई से राष्ट्रपति मिल नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कई बार खमनेई से मिलने की कोशिश की है, लेकिन IRGC ने उनकी बात को नजरअंदाज किया है। पड़ोसी देशों को निशाना बनाने पर भी IRGC राष्ट्रपति में मतभेद की खबरें हैं। ईरानी राष्ट्रपति का मानना है कि इससे पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ रहा है और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट TP त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, ईरान जो ड्रोन दागता है उसके अंदर बारूद होता है 10, 20, 50 kg। जो वो मिसाइल दागता है उसके अंदर बारूद होता है 100, 150, 200 kg। लेकिन जो बम इजराइल और अमेरिका गिरा रहे हैं ईरान में, उनमें वजन होता है 1000 kg, 1000 kg से भी ज्यादा, 2000 पाउंड का वगैरह टाइप। और वो बम 1-2 नहीं, वो 20,000 से ज्यादा गिराए जा चुके हैं और ये वहाँ के 200 से ज्यादा शहरों में गिराए जा चुके हैं। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर, IRGC हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, स्पेस रिसर्च सेंटर, रिसर्च फैसिलिटीज, ये सबको बर्बाद किया जा चुका है। यानी ईरान की इस पोजीशन में नहीं है, खास तौर पे इस्फहान में उस अटैक के बाद जिसमें 70 जहाजों ने एक साथ अटैक किया। ये जंग के बाद अब बात सियासी और चुनावी जंग की। आज की खबर है बड़ी सी शोर और चुनावी जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली शुरू कर दी है, चुनावी प्रचार शुरू कर दिया। असम में थे PM मोदी और असम जो कि चाय बागानों के लिए जाना जाता है, उन्हीं के बीच PM पहुंचे। ये लेते हैं तो डांगर जब ऊपर होता है ऐसे। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं तो 10 में गए। आपका बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। तो बागानों से पत्तियां चुनने वाली महिलाओं से PM ने बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच थे। और उसके बाद PM मोदी ने प्रचार शुरू किया। डिब्रूगढ़ की तस्वीर है। असम में 2 जगह PM मोदी ने प्रचार किया है और उसके बाद रैली की। ये विश्वनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है। असम में प्रियंका वाड्रा भी आज असम में थी, प्रचार कर रही थी। उनका स्वागत करते हैं और उनका सादर सम्मान देते हुए देवव्रत सैकिया जी, वंदना सैकिया जी और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको स्वागत करते हैं। और असम में 2 बड़े नेता थे। PM मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। देखिए क्या कहा PM ने। PM ने कहा, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के पाप को सिर्फ असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस को देश की विरासत से नफरत है।
कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है। राहुल गांधी कांग्रेस के स्वघोषित शहजादे हैं। राहुल हार का शतक लगाने के लिए भी तैयार है। प्रियंका ने कहा, डबल इंजन सरकार डबल गुलामी की सरकार है। आत्मसम्मान वाले लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। योजनाओं के जरिए राज्य की महिलाओं को दबाया जा रहा है। महिलाओं को रैलियों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें धमकी दी जाती है कि योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी अमेरिका और इजराइल की गुलामी कर रही है। केंद्र की नीतियों की वजह से देश पर बड़ा संकट आया हुआ है। सुनिए जरा दोनों नेताओं को कैसे रैलियों से गरजे। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। एक नया असम बनना चाहिए कि जो असम की सभ्यता है, असम की संस्कृति है, असम की जो अपनी शक्ति, अपना स्वाभिमान है, उसे हमें मजबूत बनाना चाहिए। वो ये क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार ने जो एसटी का दर्जा देना था, जो उन्होंने 5 साल पहले प्रॉमिस किया था, वो क्यों नहीं किया अभी तक। वो ये नहीं बताते कि यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। वो ये नहीं बताते कि उनकी नीतियों की वजह ये क्यों नहीं बताते कि उनकी नीतियों की वजह से आज हम पे पूरे देश में कितना संकट है। और आइए, असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। तो पश्चिम बंगाल में भी सियासी तपिश साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए, आज ममता बनर्जी एक तरफ रैली कर रही थी और ममता बनर्जी के सामने अब लड़ाई और बड़ी हो गई। अगली तस्वीर दिखाऊं कि असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं। ममता को अब अकेले बीजेपी से नहीं, ओवैसी और उनके पुराने साथी से लड़ना है। तो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ रैली की है और खुद को बंगाल में मुसलमानों का नेता साबित करने की कोशिश की। हुमायूं कबीर ने नौदा विधानसभा से नामांकन के बाद बड़ा बयान दिया। कहा, शुभेंदु हिंदुओं के नेता बन सकते हैं तो हम मुसलमानों के क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी और टीएमसी दोनों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी और ममता सगे भाई बहन की तरह। दरअसल ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। 180 से ज्यादा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी की एंट्री ने बंगाल में मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले पारंपरिक रूप से टीएमसी के गढ़ रहे हैं। वहां ओवैसी हुमायूं कबीर की जोड़ी ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। सुनिए जरा पश्चिम बंगाल में सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि तृणमूल जनता की पार्टी है। ये जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम अपने वादे पूरे करते हैं। जिसका नाम डिलीटेड हो गया उसके ऊपर खर्चा करेंगे। मैंने उसका रोजगार, उसका व्यापार, उसका चूल्हा सब दायित्व ममता बनर्जी का है। पश्चिम बंगाल की जनता के मूर्ख है। डिलीटेड डिपोर्ट। हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम रखने नहीं देंगे। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है। ये दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। आम आदमी इतना दिन जो सरकार बनाया, झूठा बात बोल के इतना सारे गंदा काम करके कोई शुभेंदु अधिकारी हिंदू को नेता बनेगी, ममता बनर्जी वो सारे मंदिर बनाएगी सरकारी पैसा में, तो मुसलमान को तो नेता चाहिए ना, मुसलमान को नेता चुनना चाहिए। तो ये इलेक्शन में जो अगले चुनाव है वो मुसलमान को नेता बनाने का इलेक्शन है। और आइए आज की एक और खबर है। 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से क्या क्या बदल गया है, क्या क्या बदलाव हुए हैं। आज से बड़े बदलाव आपको बताऊं। पहली चीज जो 1 अप्रैल से बदल गई, कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगे हो गए, कमर्शियल। दूसरी चीज, रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही अब कैंसिल होंगे। तीसरी, फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे।
चौथा नंबर, सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पांचवा, कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए। छठा, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है और अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। सातवां, कि फॉर्म 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 और 131 होगा। आठवीं चीज, एचआरए पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद भी देनी होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई चंडीगढ़ से। बीजेपी दफ्तर पर बम फेंक दिया गया है। तस्वीर कैमरे में कैद हुई। इस शख्स को देख रहे हैं, ग्रेनेड की पिन खींची है इसने और उसके बाद बीजेपी ऑफिस पर फेंका है। ये आप देख रहे हैं, हाथ में ग्रेनेड लिए, ये पिन खींच रहा है और पिन खींचकर बीजेपी ऑफिस पर इसने मारा। उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं वो ये तस्वीर है, यहां ग्रेनेड अटैक हुआ है। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें नुकसान पहुंचा। और अब आपको बताऊं, वहां एफएसएल की टीम पहुंची, यानी फॉरेंसिक टीम पहुंची है और बाकायदा जो साक्ष्य थे उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही है। किस तरह का ये बम था, किस तरह का विस्फोटक था। बीजेपी ऑफिस के बाहर हैं, तस्वीरें यहाँ से दिखा देते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, लगातार पुलिस यहाँ पे जांच कर रही है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं यहाँ से कि ये वो जगह है, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। हम देख सकते हैं कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं लगातार जांच कर रहे हैं। जितने भी बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ब्लास्ट 5:15 के करीब हुआ और ऐसे ब्लास्ट होना एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये बीजेपी का ऑफिस है सेक्टर 37 चंडीगढ़ में। यहाँ पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और लगातार पुलिस इस ब्लास्ट की तकरीबन 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुंचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुंची है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज यहाँ पे फेंकी गई है। एनआईए की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एफएसएल टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। तो पुलिस जांच कर रही है ये किस तरह का अटैक था, ये ग्रेनेड फेंकने वाला कौन शख्स था। अब बारी है लाइफ का फंडा की। अपनी निजी बातें या तकलीफ सबसे साझा नहीं करनी चाहिए। दूसरों को सुनाने से लोग आपकी मदद कम करेंगे, मजाक ज्यादा उड़ाएंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य ने 4 चीजों को गुप्त रखने का फंडा दिया। अर्थनाशम मनस्तापम गृही दुश्चरितानी चा, मतलब आर्थिक हानि, पैसे के खो जाने या आर्थिक नुकसान की बात सबको ना बताएं, क्योंकि लोग मदद करने की बजाय साथ छोड़ देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आप हर बात में मदद या उधार मांगेंगे। आर्थिक नुकसान होने पर लोग आपको कमजोर समझकर भी किनारा कर सकते हैं। मन का दुख, अपने दुखों को गुप्त रखें, उन्हें सबके सामने साझा मत करिए, नहीं तो लोग उन्हें समझने के बजाय आपका मजाक ही उड़ाएंगे। इससे आपका दुख और बढ़ेगा। घर की निजी बातें, अपने घर परिवार की गोपनीय बातें कभी बाहर मत आने दीजिए। अगर आप घर के छोटे मोटे झगड़े या जीवन साथी से अनबन जैसी कोई बात दोस्त परिचितों से साझा करते हैं तो आप अपना बड़ा नुकसान करते हैं। वो भले आपके सामने हमदर्दी दिखाएं, लेकिन आपकी छवि यही बनेगी, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो जिंदगी में बाकी कामकाज कैसे अच्छे से करेगा। धोखा और अपमान, अगर कभी आपके साथ विश्वासघात या अपमान हुआ है तो सबको बताकर आप अपनी इज्जत ही कम कराते हैं। एक तो लोग ये समझ सकते हैं कि आपको बेवकूफ बनाना आसान है, दूसरा आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग फिर आपको धोखा दे सकते हैं और कभी भी आपके अपमान की बात याद दिलाकर आपका मजाक उड़ा सकते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।